हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान जनरल स्टडीज़ की ये जो बुक है, तो इसका हम लोग कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। इसमें जो है हम लोगों ने हिस्ट्री से स्टार्ट किया है, क्योंकि लूसेंट में सबसे पहले हिस्ट्री ही दे रखी है। हिस्ट्री में जो है वो हमारा जो है अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है हम लोग अभी कंपनी के अधीन शासन पढ़ रहे हैं। कंपनी के अधीन शासन की क्लास आज की होने वाली है, और कुछ क्लासेस जो है पुरानी है वो भी कंपनी के अधीन शासन की क्लासेस कुछ हो चुकी हैं, जिसमें से कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, कंपनी के अधीन शासन, है ना। तो चलिए हम अपना टॉपिक करते हैं। तो कल जो है वो हम कैनिन तक कंप्लीट कर चुके थे, है ना। तो कैनिन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लॉर्ड एल्गिन। क्या पढ़ेंगे हम? लॉर्ड एल्गिन। तो लॉर्ड एल्गिन का टाइम क्या था? 1862 से 1863। एल्गिन का टाइम क्या था? 1862 से 1863। तो इसने क्या किया था एल्गिन ने? इसने बहावी आंदोलन का दमन किया। इसने बहावी आंदोलन का दमन किया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1863 में धर्मशाला एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहां पे क्या होता है, इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। लॉर्ड एल्गिन के बाद अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड लॉरेंस। एल्गिन की तो वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में डेथ हो गई थी, तो एल्गिन के बाद फिर आया लॉर्ड लॉरेंस, है ना। लॉर्ड लॉरेंस में क्या था? 1864 से लेके इसका जो टाइम क्या था वो 1869 तक था। 1864 से 1869 ईस्वी तक लॉर्ड लॉरेंस का टाइम था। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना गया। जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना गया। इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड एवं राजपुताना में 1868 से 1869 ईस्वी में एक भीषण अकाल पड़ा। लॉर्ड लॉरेंस के टाइम में ही उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में एवं बुंदेलखंड एवं राजपुताना में 1868 से 1869 में एक भीषण अकाल पड़ा। ये अकाल का जो समय ना, ये याद होना चाहिए। ये जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उड़ीसा में अकाल कब पड़ा था? 1866 में पड़ा था। बुंदेलखंड एवं राजपुताना में अकाल कब पड़ा था? 1868 एवं 1869 में पड़ा था। इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का भी गठन किया था। इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का भी गठन किया था। सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की भी शुरुआत की गई थी। इसके बाद फिर आया लॉर्ड मेयो। इसके बाद कौन आया? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का टाइम क्या था? सन 1869 से सन 1872 तक। ये 3 साल तक रहा था। लॉर्ड मेयो जो है वो 3 साल तक रहा था। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने सन 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की भी स्थापना की थी। इसने सन 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की भी स्थापना की थी। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी थी। एक अफगान शेर अली अफरीदी था। इसने 8 फरवरी 1872 में क्या किया कि लॉर्ड मेयो को चाकू मार के इसकी हत्या कर दी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेयो से जो क्वेश्चन बनता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन बनता है कि जो पहली जनगणना हुई थी वो किसके काल में हुई थी? अंग्रेजों के समय में। स्वतंत्रता के बाद की जनगणना नहीं है ये। स्वतंत्रता के बाद की जनगणना जो है वो बाद में हुई है। ये अंग्रेजों के समय की पहली जनगणना है। तो भारत में अंग्रेजों के समय की जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? सन 1872 में हुई थी। और किसके काल में हुई थी? मेयो के काल में हुई थी, ठीक है। मेयो के बाद फिर आया था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। मेयो के बाद कौन आया था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, है ना। तो नॉर्थब्रुक का टाइम क्या था? सन 1872 से लेकर सन 1876 तक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का टाइम क्या था? 1872 से 1876 तक। इसके समय में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पे बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा था। इसने बड़ौदा में मल्हार राव गायकवाड़ के भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया था। इसने बड़ौदा के एक मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटाकर उसे मद्रास भेज दिया था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने कौन सी घोषणा कर दी थी? इसने घोषणा कर दी थी कि जो मेरा उद्देश्य है वो करों को हटाना, मतलब जो टैक्सेस लगते थे ना, उन टैक्सेस को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। मतलब जो अनावश्यक कार्रवाइयां हो रही हैं उन सबको बंद करना है ना। नेक्स्ट, पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय में हुआ था। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूछा जाता है कि जो कूका आंदोलन हुआ था वो किसके समय में हुआ था? वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पे हुआ था। किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पे हुआ था कूका आंदोलन। कूका आंदोलन की जगह भी पूछ ली जाती है कि कूका आंदोलन जो है वो कहाँ हुआ था। तो कूका आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हो गई थी। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच में जो है वो व्यापार में वृद्धि हो गई थी। इसके बाद आया था लॉर्ड लिटन। इसके बाद कौन आया? लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन का टाइम क्या था? सन 1876 से 1880। लॉर्ड लिटन का टाइम क्या था? 1876 से 1880। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, लॉर्ड लिटन जो था ना, वो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, एक निबंध एवं एक लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्यकार में साहित्यकाश में साहित्यकाश में इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है।
यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था और साहित्यकाश में इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़े थे। लिटन के टाइम पे क्या हुआ था? बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब एवं मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़े थे। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की भी नियुक्ति की थी। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1868 में एक अकाल आयोग की भी नियुक्ति की थी। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। अब क्या हुआ? सबसे पहले तो 1 जनवरी 1877 को किसकी दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ? इसके शासनकाल में क्या हुआ? 1 जनवरी 1877 में तो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर। तो ये पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो किसने पारित किया था? किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था। कब किया था? मार्च 1878 में किया था। पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया, विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र। विशेषकर जो राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे ना, जो स्वतंत्रता वगैरह के बारे में जो ये लोग प्रिंट करवा देते थे, उन समाचार पत्रों पे सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए, विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र था एक सोम प्रकाश, उसको प्रतिबंधित करने के लिए इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर लेगी। मतलब कि जो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था ना, इस एक्ट में क्या लिखा हुआ था? इस एक्ट में लिखा हुआ था कि अगर कोई भी अखबार कोई भी आपत्तिजनक छापता है, कोई भी अखबार अगर किसी भी अखबार में अगर कोई भी आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार क्या करेगी? उस प्रिंटिंग प्रेस की सारी संपत्ति को जब्त कर लेगी। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। पायनियर अखबार जो था ना, इसने क्या किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन कर दिया। इसी के समय में सन 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ। इसी के समय में सन 1878 को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। अब क्या हुआ? लाइसेंस अनिवार्य कब से हुआ? शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कब से हुआ? पायनियर अखबार ने, कौन सा? पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया एवं इसी के समय में सन 1878 को ही भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। इसने क्या किया कि सिविल सेवा परीक्षाओं में जो प्रवेश की अधिकतम आयु पहले 21 साल थी, उसे घटाकर फिर इसने 19 वर्ष कर दिया। नोट, 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित कर दी गई। 1870 पहले क्या था? सिविल सेवा में मतलब सिविल सेवा का एग्जाम देने के लिए पहले जो उम्र थी वो 21 साल थी, लेकिन फिर इसने क्या किया कि 21 से घटा के 19 कर दिया। लेकिन फिर दोबारा से क्या हुआ कि 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की जो आयु थी वो 23 वर्ष निर्धारित कर दी गई। सन 1859 ईस्वी में आयु सीमा को घटाकर 22 कर दिया गया और सन 1866 में इसको घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया। अब लगाओ कि सिविल सेवा में एग्जाम देने के लिए आयु में फेरबदल कितनी बार किया गया है? सबसे पहले जो उम्र की गई वो कितनी करी गई? 21 साल। 21 साल से घटा के फिर कितनी कर दी गई? 19 साल। फिर उसके बाद 1857 में फिर 19 से फिर बढ़ा के कर दी गई 23 साल। फिर उसके बाद 1857 में कर दी गई 23 साल। फिर 1859 में फिर कर दी गई 22 साल, मतलब 1 साल घटा दिया। फिर 1866 में इसे घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया। 1866 से लेकर अब तक ये यही उम्र चल रही है कि सिविल सेवा का अगर आपको कोई भी एग्जाम देना है तो आपकी जो आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। मतलब कि 1866 के बाद इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की, है ना। लॉर्ड रिपन, लिटन के बाद कौन आया? लॉर्ड रिपन। 1880 से 1884 में, 1880 से 1884 में इसका टाइम था। 1880 से 1884। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने क्या किया कि सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल कर दिया। मतलब कि समाचार पत्र जो है वो दोबारा से प्रकाशित होने लगे। बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में इसने क्या किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। भारतीय समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की जो अधिकतम आयु थी उसको 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। लॉर्ड रिपन ने क्या किया? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया गया। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया गया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए।
जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। इसके समय में ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। इसके ही समय में भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। तब से लेकर अब तक इससे पहले जनगणना कब हुई थी? इससे पहले जनगणना हुई थी 1872 में, है ना। शासनकाल किसका था ये आप लोग मुझे बताएंगे। इसके समय में ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर ही जनगणना की जाती है। भारत में पहली, देखिए अभी मैं कह रही थी ना 1872 में हुई थी। भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? सन 1872 में हुई थी। उसके बाद दोबारा से जनगणना कब हुई? 1881 में हुई। उसके बाद से जनगणना का जो समय हो गया वो हमारा 10 साल हो गया। 10 साल के अंतराल पर ही जनगणना होगी, ठीक है। रिपन के द्वारा ही सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। रिपन के द्वारा ही सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब कि जो प्रथम कारखाना अधिनियम आया था ना, उसमें नियम था कि 7 साल से कम आयु का अगर कोई भी बच्चा काम करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया। मतलब ये है कि 7 साल से कम का अगर कोई भी बच्चा कार्य करते पाया गया तो वो जिस भी कार्यालय में कार्य करता हुआ पाया जाएगा वहाँ के अधिकारियों को जो है दंडित किया जाएगा। और 7 से 12 वर्ष का अगर कोई भी बच्चा कहीं भी श्रमिक के तौर पे काम कर रहा है तो वो बच्चा केवल 9 घंटे तक काम करेगा, 9 घंटे से ज़्यादा उसे काम नहीं करवाया जाएगा। इन दोनों ही चीज़ों पे इसने प्रतिबंध लगा दिया। यह एक्ट चाय, कॉफ़ी एवं नील की खेती पर लागू नहीं था। ये जो एक्ट था ये चाय, कॉफ़ी एवं नील की खेती पर लागू नहीं था। मतलब कि बाकी सारे कारखानों पर लागू था लेकिन चाय, कॉफ़ी एवं नील के बागान पर लागू नहीं था। रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। रिपन के समय में ही शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। 2 फरवरी 1853 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए एल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 2 फरवरी 1883 में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए एल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों ने इसका प्रबल विरोध किया, जिसके कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी, है ना। अब इसके बाद आएगा डफरिन, है ना। डफरिन जो है वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज जो है हम केवल रिपन तक ही पढ़ेंगे। तो आज आप लोग अच्छे तरीके से रिपन तक रिवीजन करिए, इसको अच्छे से पढ़िए। बाकी का इससे आगे के जो भी टॉपिक है लॉर्ड डफरिन वगैरह है ये हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।